प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबी अवधि की अंतराल के बाद मेरी कुछ मजबूरियां थी। एग्जाम का दौर चल रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर का, जिसके कारण मैं बहुत दिनों तक वीडियो देने में असमर्थ था। लेकिन कई बच्चे का फोन बराबर आ रहा था कि सर आप वीडियो नहीं दे रहे हैं, हम लोग इससे वंचित हो रहे हैं, हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आप ये जानते हैं कि बच्चा मेरे लिए जीवन का सबसे अनमोल चीज़ है और काफ़ी बच्चे के दबाव में के कारण मैं पुनः फिर वीडियो को निरंतर आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आज मैं जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो इतिहास का जो पहली कड़ी है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो आप जैसा सर्वविदित हैं और भली-भांति जानते हैं, आप तैयारी में लगे हुए हैं कॉम्पिटिशन में। इतिहास के 3 चरण हैं: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। करीब 60 वीडियो से मैं ऊपर आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग मैं सिलेबस को पढ़ा चुका हूं। और अभी जो कड़ी है प्राचीन भारत के इतिहास, उस प्राचीन भारत के इतिहास बच्चों को काफी जटिल लगते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी विषय जटिल नहीं हो सकता है जब आप पूरी उसकी अवधारणा को और कॉन्सेप्ट को और उसकी पूरी कहानी को समझेंगे, तो वो विषय 100% आपके दिलो दिमाग में कवर कर जाएगा। उससे प्राय जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, भारत के तमाम पीसीएस हो, भारत की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें लगभग सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। और मेरी कोशिश होगी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बहुत निकट भविष्य में बैट एग्जाम लेने जा रहा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने जा रहा है। बिहार में लाखों शिक्षक हैं, लाखों एमए विद्यार्थी पास हैं, उस एग्जाम को भरेंगे और उसमें सबसे ज्यादा इतिहास ऑप्शनल विषय को रखा जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भी हम प्राचीन भारत को, इतिहास को उतना ही मजबूती के साथ आपको पढ़ाएंगे, जिससे अब ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लेकर बैट एग्जाम को पास कीजिए और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर में बिहार सरकार के द्वारा जो आने वाला वेट है, उसमें अपना एक सीट सुरक्षित करें। मेरी कोशिश होगी, भरपूर कोशिश होगी आप लोगों के बीच। तो निश्चित तौर पर आज 22 फरवरी को फिर मैं एक लंबी अंतराल के बाद आपको वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं और एक नई अध्याय को शुरुआत को लेकर प्राचीन भारत का इतिहास। ध्यान पढ़िएगा, यह बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पढ़िए। प्राचीन भारत का इतिहास। तो छात्र ये ध्यान दीजिए, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, फिर मध्यकालीन को मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है और आधुनिक भारत को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। तो मॉडर्न में पढ़ा चुका हूं, अब मैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूं। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इस इतिहास का पहला प्रमाणिक स्रोत माना जाता है पुरातत्व। और इसके द्वारा जो पहला स्रोत है वो पुरातत्व है। और पुरातत्व के सामग्री जो धरती के अंदर प्राप्त होते हैं, उसके जो एविडेंस प्राप्त होते हैं और उस आधार पर जो इतिहास लिखा जाता है, उसको आर्कियोलॉजी साइंस कहते हैं। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसकी पूरा ओवरऑल सिलेबस को समझने के लिए मैं प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटता हूं। पहला बांटता हूं प्रागैतिहासिक इतिहास। फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि प्रागैतिहासिक इतिहास, और इसको अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्राचीन इतिहास का जो पहला भाग है उसको प्रागैतिहासिक इतिहास कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। अब यह जो प्री हिस्ट्री भारत में चली, वो 5 लाख बीसी से लेकर, फिर ध्यान दीजिएगा, 5 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक, 5 लाख से लेकर 2500 बीसी तक का जो इतिहास इंडिया में है, वो प्रागैतिहासिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे प्री हिस्ट्री कहते हैं और इसकी पूरी जानकारी आर्कियोलॉजी साइंस पर है, यानी पुरातत्व पर है।
यानी प्रागैतिक इतिहास की संपूर्ण जानकारी 5 लाख से 5000 बीसी तक जो इंडिया में हुई, जिसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है, उसके लिखने के 100% एविडेंस आर्कियोलॉजी साइंस है। और आर्कियोलॉजी साइंस को पुरातत्व विभाग कहा जाता है। और आर्कियोलॉजी साइंस के जनक भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो ब्रिटेन के वासी थे। वो एक इंजीनियर भी थे और भूगर्भ शास्त्री भी था। तो भारत में पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। और भारत में वैसे इतिहास जो 100% आर्कियोलॉजी साइंस पर निर्भर है, पुरातत्व पर निर्भर है, वो इतिहास है प्रागैतिहासिक इतिहास। और उसकी अवधि मानी जाती है 5 लाख से 2500 बीसी इंडिया में, जिसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि यह जो प्री हिस्ट्री इंडिया में है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाषाण काल को। क्या पढ़ते हैं? स्टोन एज को। पाषाण काल को फ्रेंड क्या कहा जाता है? स्टोन एज कहा जाता है। और भारत में जो स्टोन एज है वो 5 लाख से 5000 बीसी चले। कितना से कितना चले? 5 लाख से 5000 बीसी चले। आगे के चैप्टर में मैं डिटेल से स्टोन एज आऊंगा कि स्टोन एज को भी हम 3 भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो प्रागैतिक इतिहास की जो पहली कड़ी है, वो पहली कड़ी 5 लाख से 5000 पाषाण काल है। और दूसरा जो चैप्टर आपका बनता है पाषाण काल के बाद, पाषाण को पत्थर कहते हैं। मनुष्य सबसे पहले पत्थर पर डेवलपमेंट किया 5 लाख से 5000 बीसी में इंडिया में, जिसको पाषाण काल कहा गया, स्टोन एज कहा गया। दूसरी फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए, पाषाण काल के बाद है ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र का मतलब आप कॉपर समझ रहे हैं। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहला खोजा गया मेटल क्या है? तांबा है। और वो उसकी खोज 5000 बीसी में हुई। और इसी तांबा में पत्थर को मिलाकर औजार बनाया गया, जिसे ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना गया, कॉपर एज के नाम से जाना गया। और वो 5000 से 2500 बीसी है फ्रेंड्स। कितना है? 5000 से 2500 बीसी तक कौन है? ताम्र पाषाण काल। तो आप एकदम फैक्टेड, एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ लीजिए कि इतिहास, प्राचीन इतिहास को पहला चैप्टर को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्रागैतिहासिक कहते हैं, जिसकी अवधि 5 लाख से 2500 है। और उसमें 2 चैप्टर को आप पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पाषाण काल को, स्टोन एज को, 5 लाख से 5000 तक। और 5000 से 2500 पढ़ते हैं कॉपर एज तक। यानी आप प्री हिस्ट्री में स्टोन एज और कॉपर एज को पढ़ते हैं। और स्टोन एज और कॉपर एज की संपूर्ण जानकारी आर्कियोलॉजी साइंस पर निर्भर है, पुरातत्व विभाग पर निर्भर है। और पुरातत्व विभाग के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ब्रिटेन के वासी है। दैट्स ऑल। अब दूसरा उसको कहते हैं आदि इतिहास। क्या कहते हैं? आदि इतिहास। और आदि इतिहास को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटो हिस्ट्री। तो इंडिया में 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो घटना है वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है, आदि इतिहास में आता है। और इसमें आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो 2500 से बीसी से लेकर 1500 बीसी का जो घटना माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि मनुष्य सबसे पहला विकास स्टोन पत्थर पर किया, दूसरा विकास तांबा पर किया, और तीसरा विकास जो है वो कांसा पर किया। और कांसा बनता कैसे है? कांसा बनता है जब कॉपर में आप टीन को मिलाते हैं तो कांसा का निर्माण होता है। और टीन की खोज हुई सिंधु घाटी सभ्यता में। और कॉपर में टीन को मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता औजार बनाए। उसके अधिकांश औजार ब्रॉन्ज के हैं, कांसा के हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो 2500 से बीसी तक 1500 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में की भी जानकारी पुरातत्व पर ज्यादा निर्भर करती है। इसमें लेखन शैली मात्र के हैं, जो मोहर पर अक्षर हैं उसको पढ़ा नहीं गया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन के प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन उस लेखन को पढ़ना संभव नहीं हो पाया। अभी तक कोई इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर की अक्षर है उसको नहीं पढ़ पाए। अर्थात वैसा इतिहास जिसमें पुरातत्व हो और लेखन कला भी मौजूद हो, लेकिन लेखन को पढ़ना संभव नहीं हो पाया हो, उस इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं,
आदि इतिहास कहते हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी आदि इतिहास में आते हैं, है ना? क्लियर हो गया होगा। अब है कि 1500 से 1000 बीसी, 1500 से 600 बीसी आप वैदिक काल को पढ़ते हैं। तो 1500 से 600 बीसी जो वेद है वो मौखिक है, इसमें कोई लिखित एविडेंस वेद के द्वारा नहीं हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी 600 बीसी तक वेद मौखिक है, और इसलिए वैदिक काल को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, आदि इतिहास कहते हैं। और आदि इतिहास में दो चैप्टर आए फ्रेंड्स, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक काल। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, तीसरा तीसरा और अंतिम जो प्राचीन भारत का इतिहास का कड़ी है वो आफ्टर 600 बीसी है ना? 600 बीसी के बाद जो भी घटना इतिहास में बढ़ रही है, इसके लिखित एविडेंस है, इसको पढ़ना संभव हो गया, लिखना संभव हो गया, और 600 बीसी के बाद का जो इतिहास है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, और इसको हिस्टोरिकल हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल हिस्ट्री। फिर ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल हिस्ट्री कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। और 600 बीसी के बाद धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए। इसके बाद 16 महाजनपद आए। फिर इतिहास में फिर मगध से वंश की शुरुआत हुई, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर मौर्य की प्रशासन, मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश। फिर विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल में हुए, हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। ये सभी घटना हिस्टोरिकल हिस्ट्री में आते हैं 600 बीसी के बाद। तो मैं फ्रेंड्स आज इसको बिल्कुल तोड़ दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री का 3 पार्ट्स हैं। प्री हिस्ट्री 5 लाख से जो है 2500, जिसमें आप जो है जो पढ़ते हैं स्टोन एज को पढ़ते हैं, इसके बाद कॉपर एज को पढ़ते हैं। फिर प्रोटो हिस्ट्री में आप सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से 1500 है, और 1500 से 600 वैदिक काल है, ये आता है प्रोटो हिस्ट्री में। और 600 बीसी के बाद जो घटना घट रही है वो हिस्टोरिकल हिस्ट्री में आता है। तो मैं इसको पूरा सिलेबस को पूरा कवर किया, कैसे कैसे खंडित करके इसको बताया गया है। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि आप मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर पर विकास किया, जिसको स्टोन एज कहते हैं। फिर मनुष्य विकास किया कॉपर पर। फिर मनुष्य के द्वारा दूसरा जो मेटल खोज हुई वो ब्रॉन्ज हुई। और 1000 बीसी में भारत में मेरठ में अंतरजारी किला में लोहा की खोज हुई। तो इतिहास का जो मूवमेंट है वो 4 अवस्था में चला। पहला चला, आप पहले पत्थर पर विकास कर रहे हैं, दूसरा विकास आप कॉपर पर कर रहे हैं, तीसरा विकास आप ब्रॉन्ज यानी कांसा पर कर रहे हैं, और चौथा विकास आप आयरन पर कर रहे हैं। और अभी वर्ल्ड में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी उद्योग कारखाने वो आयरन पर हैं। यानी उस समय से स्टोन एज से अभी तक हम 4 अवस्था में गुजरे। पहले पत्थर की अवस्था में गुजरे, फिर कॉपर की अवस्था में गुजरे, फिर ब्रॉन्ज की अवस्था में गुजरे, फिर आयरन की अवस्था में, और प्रेजेंट में जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में जो भी घटना घटे है वो आयरन एज है। दैट्स ऑल। तो मैं अब पूरा चीज को आज पूरा क्लियर कर दिया। अब मैं सिस्टमेटिक ढंग से स्टोन एज को पढ़ाने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आप भरपूर लाभ लीजिए, है ना? तो आज चलिए, आज पूरा वीडियो को देखिए, फिर एक अपना मोबाइल खोलिए। फिर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आप एंशिएंट हिस्ट्री को बच्चे का बहुत दबाव से वीडियो दीजिए, मैं आज मैं वीडियो दिया, और आप लोग इसका लाभ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि मेरे जीवन का ही मकसद है कि हजारों हजार बच्चा भारत के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे तक यूपीएससी भी हो, वो सफल हो। मेरा यही दिल की कामना है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।